मैं हूं लावनी विनीत। सत्ता का महासंग्राम बहुत दिलचस्प मोड़ पर आ चुका है, क्योंकि एक तरफ जहां आज उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण का मतदान अब संपन्न हो चुका है, 6:04 हो रहे हैं मतदान संपन्न। दूसरी तरफ पंजाब की बात करें तो पूरी 117 विधानसभा सीटों के लिए आज एक ही चरण में मतदान संपन्न हो चुका है। अगर 5 बजे तक के आंकड़ों की बात कर ले तो उत्तर प्रदेश में जहां 50% मतदान संपन्न हुआ, तो वहीं पंजाब में 51% मतदान संपन्न हुआ। कुल मिलाकर 1 घंटे बाकी थे, यानी 6 बजे तक जो वोटिंग हुई है इसका प्रतिशत कुछ ही देर में हमारे सामने आ जाएगा। लेकिन इतना जरूर है कि जिस तरीके से मतदान में इस बार वोटर्स ने जोश और उत्साह दिखाया है, वो ये बताता है कि इस बार चुनाव काफी दिलचस्प रहा है। एक तरफ उत्तर प्रदेश, वो उत्तर प्रदेश जहां पर पहले और दूसरे चरण में मोर्चा भी अलग था, जहां पर मुद्दे भी अलग थे, और तीसरा चरण आते ही जब मुद्दे बिल्कुल अलग हुए और खास तौर से इस यादव लैंड को जीतने की जो चुनौती सभी पार्टियों के लिए थी। 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर जीत दर्ज की थी, लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी अपने इसी दुर्ग को, इसी यादव लैंड को दोबारा हासिल करने के लिए तमाम तरीके से समीकरण फिट कर रही थी। ऐसे में उत्तर प्रदेश का ये तीसरा चरण बहुत मायने रखता है कई लिहाज से। दूसरी तरफ पंजाब है, पंजाब में जहां इस बार कहा जा रहा है कि बदलाव होगा, बदलाव की बयार है कांग्रेस के लिए। खास तौर से जब हमने देखा कि अंतरकलह से कांग्रेस जूझती रही, कई बार ऐसे मुद्दे और मोर्चे आए जिस पर बैकफुट पर कांग्रेस जाती है, लेकिन फिर भी मुद्दों के साथ चुनावी मैदान में डटी हुई नजर आई। चन्नी का सिलेक्शन किया जाता है और ऐसे में क्या मतदाता उनके साथ जाते हैं। दूसरी तरफ कैप्टन अमरिंदर सिंह है, जिन्होंने कहा था कि ह्यूमिलिएशन फील होता है और इसीलिए कांग्रेस छोड़ी, नई पार्टी बनाई, भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर चुनावी मैदान में है। क्या उनका अंडरकरेंट इस पर दिखाई दे रहा है? साथ ही साथ आम आदमी पार्टी भी है जो स्पष्ट रूप से कह रही थी कि इस बार तो पंजाब में सीधे सीधे आपकी ही जनता है और आपकी ही सरकार बनने वाली है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि कई लिहाज से यह चुनाव बहुत महत्वपूर्ण तीसरा चरण। सबसे पहले आइए जरा देख लेते हैं 5 बजे तक के आंकड़े हमारे सामने आ चुके हैं। 5 बजे तक के आंकड़े क्या कुछ कहते हैं? 5 बजे तक के आंकड़े इस बार उत्तर प्रदेश की हम सबसे पहले बात करेंगे। देखिए, अलग अलग जिलों के 16 जिलों की 59 सीटों पर चुनाव हो रहे थे, और 16 जिलों की अगर हम बात करते हैं तो शाम 5 बजे तक हम देख रहे हैं जो मतदान का प्रतिशत है वो 50% उत्तर प्रदेश में दर्ज किया गया है। जहां पर हम 2017 और 2022 का कंपैरिजन आपके सामने रख रहे हैं। एटा की बात करें तो आप देखिए इस बार 63.55%, फिरोजाबाद में इस बार 57.35% हुआ है। हाथरस में पिछली बार जहां 64% के लगभग था, वहां इस बार 55% है। कासगंज में 59% के लगभग मतदान हुआ है। कानपुर नगर में 50% के लगभग, कन्नौज में 60%, मैनपुरी में 60%, इटावा में 58%, औरैया में 54%, कानपुर देहात में 58% के लगभग, फर्रुखाबाद में 54%, जालौन में 53% और हमीरपुर में 57% के लगभग मतदान हो चुका है। 5 बजे तक के आंकड़े हम बार बार आपको बता रहे हैं कि यहां पर हम रख रहे हैं। महोबा की अगर बात करें तो 62, झांसी में 57 और ललितपुर में 67% मतदान लगभग हुआ है। 2017 की अगर बात की जाए तो कई जगहों पर हम देख रहे हैं कि चुनाव कहीं पर ज्यादा हुआ है, ये जो मतदान का प्रतिशत है, और कहीं कहीं पर कम भी हुआ है। इसका क्या मतलब निकलता है, कैसे आकलन इसका किया जाए, ये तमाम बातें आज हम अपने मेहमानों के जरिए समझने और जानने की कोशिश करेंगे। इन सब के बीच हम पंजाब के बारे में भी आपको बता देते हैं। अगर पंजाब की बात की जाए तो पंजाब में देखिए 2017 में जहां 76.83% टोटल जो मतदान हुआ था, वहीं अभी की अगर हम आज की बात करें तो 2022 में शाम 5 बजे तक 63.44% यानी लगभग 64% के लगभग ये मतदान संपन्न हुआ है। और ये 5 बजे तक का आंकड़ा है, तो निश्चित है कि ये आंकड़ा जब 6 बजे के बाद जब अब परसेंटेज सामने आएगा तो ये बढ़ा हुआ ही होगा। तो ऐसे में क्या कह रही है इस बार पंजाब की जनता? कौन से वो मुद्दे रहे जो खास तौर से इस बार पंजाब में हावी रहे? और इस बार पंजाब की बड़ा रोचक रहा कि 5-5 गठबंधन चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं, और इस गठबंधन में कई ऐसे चेहरे हैं जिनकी साख दांव पर लगी हुई है। उधर अगर उत्तर प्रदेश की बात कर ले तो सीधे सीधे उस यादव लैंड को जीतना है जिस पर समाजवादियों का कभी कब्जा रहा करता था, लेकिन 2017 में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने क्लीन स्वीप की, उसके बाद उसी इतिहास को बरकरार रखने की
की जिम्मेदारी और चुनौती दो ही भारतीय जनता पार्टी के सामने भी है। तो ये 5 बजे तक के आंकड़े हमने आपके सामने रख दिए हैं। इन सबके बीच कई रिएक्शंस भी आए क्योंकि चुनावी माहौल है, एक दूसरे पर अब भी आरोप प्रत्यारोप की झड़ी लगातार जारी रखी जा रही है। तीसरा चरण महत्वपूर्ण, और जैसा कि समाजवादी पार्टी की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि तीसरा चरण जिसका होगा आगे आने वाले चरण उसी के नाम होंगे। क्या ऐसा ही होने वाला है? हम ये सब समझेंगे आज के मेहमानों के जरिए, लेकिन सबसे पहले आइए चंद पॉलिटिकल रिएक्शंस। 2017 के पहले प्रदेश के अंदर किस प्रकार की अराजकता की स्थिति थी। हर दूसरे दिन एक दंगा होता था, महीनों महीनों तक कर्फ्यू लगा रहता था। प्रदेश के अंदर बेटियां सुरक्षित नहीं थी, अराजकता का तांडव होता था, बाजारों में बमबाजी होती थी और असुरक्षा के उस माहौल में उत्तर प्रदेश की छवि खराब होती थी। उत्तर प्रदेश के नाम से लोग परहेज करते थे। हमारे नौजवानों के सामने पहचान का संकट था। वे कहीं जाते थे, लोग पूछते थे कहां से हो। अगर उसने बोल दिया मैं उत्तर प्रदेश से हूं तो उसको होटल और धर्मशाला में कमरा भी नहीं देते थे। लेकिन भाइयों बहनों, 2017 के बाद आपने 5 साल में उत्तर प्रदेश के अंदर कहीं दंगा देखा, कहीं कर्फ्यू देखा? आज प्रदेश में दंगा नहीं होता है। जनता भारतीय जनता पार्टी से नाराज है और इस बार उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए चुनाव होने जा रहा है। घबराहट इसी बात को लेकर के है, घबराहट इसी बात को लेकर के जनता उनसे नाराज है और इसीलिए उनकी भाषा और व्यवहार बदल गया। 6वीं बार भी जनता हमें बहुत बड़े वोटों से जिताएगी, भारी मतों से जिताएगी और मुझे तो लगता है कि उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी जीत हमारी होनी चाहिए। अखिलेश को पूरा मेरा आशीर्वाद। वो 2022 में जो गठबंधन बनाया है तब वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। तो चाचा और भतीजे के बीच जो 2017 में हमने तस्वीरें देखी थी वो बिल्कुल बदल चुकी है। आत्मीयता के साथ चाचा ये कह रहे हैं कि इस बार बहुत बड़ा बदलाव होगा। अखिलेश यादव ही 2022 के सिरमौर होने वाले हैं, वो सूरमा होने वाले हैं। इन सब के बीच भारतीय जनता पार्टी ने अपने दावे अभी से ही लगातार जो उनकी ताकत रही है, प्रचार करने का जो तरीका रहा है, जो आरोप लगाने का तरीका रहा है, उस तरीके को बरकरार रखा है, बल्कि उसमें और अग्रेसिवनेस आ गई है। क्या इसका आगे इंपैक्ट पड़ेगा, ये सब कुछ समझते हैं। हमारे साथ आज 3 विशेष अतिथि जुड़ रहे हैं। चलिए स्क्रीन पर जरा ले आइए। हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं जाने माने पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं, उत्तर प्रदेश की राजनीति को बहुत अच्छे से समझते हैं, शैलेंद्र दुबे जी, बहुत स्वागत। साथ ही साथ हमारे साथ पंजाब की राजनीति को पूरे विस्तार से समझाने के लिए और बहुत अच्छे से पंजाब की राजनीति को समझते जानते हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं जाने माने पॉलिटिकल एक्सपर्ट गुरमीत सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत। और साथ ही साथ आप जिनको देख रहे हैं, रजत मिश्रा, ब्यूरो चीफ लखनऊ, लगातार सत्ता के महासंग्राम की एक एक रिपोर्ट, एक एक जानकारी, एक एक आकलन देकर लगातार हमारे साथ बने रहे। तो रजत, आपके साथ ही शुरुआत कर देते हैं क्योंकि पहले 2 चरण बहुत दिलचस्प रहा और अब ये तीसरा चरण है। मैं बार बार कह रही हूं कि इस बार मैदान भी अलग है, मोर्चा भी अलग है, मुद्दे भी अलग है, लेकिन सबसे बड़ी बात जनता के लिए ये मैदान, ये मोर्चा और ये मुद्दे किस तरीके से नजर आए आज का, अगर आकलन किया जाए तीसरे चरण का? देखिए लावनी, निश्चित तौर पर मैदान, मोर्चा और मुद्दे तीनों ही इस बार अलग है। 2022 2017 से बिल्कुल अलग है। समाजवादी पार्टी भी पहले से ज्यादा मजबूत स्थिति में है। भारतीय जनता पार्टी ने जो पिछले 5 सालों में काम किए हैं उनके आधार पर भारतीय जनता पार्टी लगातार वहां पर वोट मांगती हुई दिखाई दी। अगर आप ओवरऑल वोट परसेंटेज की इस समय बात करें तो ओवरऑल वोट परसेंटेज इस बार बढ़ रहा है। अभी जो 5 बजे तक के आंकड़े थे, उन 5 बजे तक के आंकड़ों में अगर सिर्फ यादव लैंड की हम बात करें, यादव वोट बैंक वाली जो यादव बहुल्य सीटें हैं, वहां पर 3% वोट बैंक बढ़ा है। अब ये बढ़ा हुआ वोट बैंक किसकी तरफ गया है, इसको समझने के लिए अपने
अपने लोग इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि ये बढ़ा हुआ वोट बैंक किसकी तरफ गया। लेकिन इतना साफ है कि वोटिंग इस बार ज्यादा हुई है और वो बढ़ा हुआ वोट बैंक अलग अलग खातों में जा सकता है। मुद्दे प्रमुख तौर पर इस बार अगर जिस तरीके से हम लोगों ने पिछले दौरों में लगातार उन लोगों से बात भी करी जो यादव और मुस्लिम बहुल्य सीटें थी, वहां पर लगातार जिस तरीके से हम जा रहे थे, तो अलग अलग मुद्दों में एक मुद्दा जरूर कॉमन था, वो था लॉ एंड ऑर्डर का, कानून व्यवस्था का। जिस तरीके से लोग लॉ एंड ऑर्डर को लेकर पिछले सरकार के कार्यकाल से खुश नजर आ रहे हैं, वो एक बड़ा मुद्दा हो सकता है। हालांकि इस बार चूंकि 2017 के हिसाब से अगर देखिए तो 2022 में यादव कुनबा एकजुट हो चुका है। अखिलेश यादव ने शिवपाल यादव को अपने साथ अपनी बस में बैठाकर मुलायम सिंह यादव को मैदान में उतारकर ये मैसेज देने की कोशिश जरूर करी कि वो पूरा परिवार जो पहले बिखरा था वो पूरा परिवार एक साथ हो चुका है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से उस ही तस्वीर को बनाया और ये कहा कि अगर अखिलेश यादव को अपना चुनाव जिताने के लिए अपने पिता को उतारना पड़ रहा है, इसका मतलब जो घेराबंदी भारतीय जनता पार्टी ने करी उस घेराबंदी को करने में भारतीय जनता पार्टी सफल हुई है और इस बार अप्रत्याशित परिणाम करहल से निकल कर आ सकते हैं और ये एक इतिहास हो सकता है कि अखिलेश यादव अपना पहला ही विधानसभा चुनाव हार जाए। तो ये जो एक आत्मविश्वास है, ओवर कॉन्फिडेंस इसको भी कह सकते हैं, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में दिखाई भी दे रहा था। और आज फिलहाल जो वोटिंग हुई है उस वोटिंग ने ये तो साफ किया है कि जो जिन मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार धीरे धीरे चरण दर चरण आगे बढ़ रही थी, उन मुद्दों को कन्वे करने में बीजेपी सफल हुई है और उसका जो प्रभाव है वो जरूर साफ तौर पर ग्राउंड पर भी दिखाई दे रहा है। अखिलेश यादव ये बात जरूर कहते हुए, आप देखिए पिछले कुछ दिनों से शिकायती मोड में समाजवादी पार्टी चल रही है, हर बात की शिकायत हो रही है। आज भी शिकायत की जा रही थी कि ईवीएम में बटन भले ही साइकिल का दबाया जा रहा हो लेकिन पर्ची कमल की निकल रही है। तो एक जो एक्सक्यूज है उसको भी अभी से तैयार किया जा रहा है, पहले से तैयार किया जा रहा है कि अगर कुछ गड़बड़ होता है तो हम पहले से ही ग्राउंड तैयार कर देते हैं। यानी इतना तो जरूर है, शैलेंद्र जी आपके पास आते हुए, इतना तो जरूर है कि ये जो 3% बढ़ा हुआ है जिसका जिक्र अभी अब रजत कर भी रहे थे, ये 3% ही बहुत निर्णायक होने वाला है कि इस बार क्या वाकई एंटी इनकम्बेंसी हुई या फिर एंटी इनकम्बेंसी की जो बात कही जा रही है वो वही इतिहास है जो 2017 में बना था और उसे दोहराया गया। एक बात मैं आपसे जो जानना समझना चाहती हूं, हमने एक चीज देखी जब हम सत्ता के महासंग्राम में सर्वे कर रहे थे तो हमने ये देखा था कि पार्टी के तौर पर भारतीय जनता पार्टी से बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनको थोड़ी नाराजगी थी, लेकिन जैसे ही योगी आदित्यनाथ को सामने रखा जाता था चेहरे के नाम पर, वहां का पूरा सपोर्ट योगी आदित्यनाथ की तरफ चला जाता था। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए वो एक एज क्रिएट कर देता था। क्या ये जो 3% जिसका जिक्र रजत कर रहे हैं कोई इंपैक्ट डालेगा उस सिचुएशन पे? देखिए लावनी जी, ऐसा है कि जो 3% की वृद्धि की बात की जा रही है, देखना यह है वो किन विधानसभा क्षेत्रों में वृद्धि है। अगर मान लीजिए कुछ सीमित विधानसभाएं हैं, होता क्या है कि ये बहुत कुछ निर्भर करता है कि पर्टिकुलर कैंडिडेट का अपना मैनेजमेंट किस तरह का है। अगर वो लोगों के साथ एक अच्छा कनेक्ट रखता है और जिस दिन मतदान हो रहा है अगर उस दिन वो सारी फैसिलिटीज अगर अवेलेबल कराता है और तमाम कार्यकर्ताओं के साथ एक अच्छा कनेक्ट पैदा करते हुए अगर अधिकांश संख्या में वोटर्स को बाहर निकाल सकता है मतदान तक, तो जाहिर सी बात है उन क्षेत्रों में मतदान प्रतिशत बढ़ जाता है। लेकिन हमें वही मैंने कहा ना कि हमें ये देखने की आवश्यकता है किन क्षेत्रों में है। अच्छा, उन क्षेत्रों में अगर मान लीजिए कुछ एक क्षेत्रों में तो उससे इतना असर नहीं पड़ने वाला। ओवरऑल अगर विधानसभा क्षेत्र सारे जो जितने 59 है अगर उनमें सब में है तो जाहिर सी बात है यहाँ दो चीजें हैं, एक तो प्रो इनकम्बेंसी और दूसरा एंटी इनकम्बेंसी। अब इसमें देखने वाली बात यह है कि देखिए भाजपा कोई भी चुनाव लड़ती है तो बड़े ही अच्छे तैयारी के साथ लड़ती है और जिस तरह से पिछले 6 महीनों में प्रचार के दौरान भाजपा ने अपनी सरकार के द्वारा किए गए कार्यों का लेखा जोखा रखने का प्रयास किया, लेकिन विडंबना यह है जिस तरह से विपक्ष के लोगों ने एक गलत पिच पे जाने का प्रयास किया, जिस तरह से अखिलेश यादव का जिन्ना का जिक्र करना हो, तो कहीं ना कहीं जब आप इस तरह के प्रश्न खड़े करते हैं तो जाहिर सी बात है कि कोई भी दल है सत्ता में है तो वो जवाब तो देगा ही। और अभी जिस तरह से अहमदाबाद की एक कोर्ट के द्वारा फैसला आया, अहमदाबाद जो सीरियल बम ब्लास्ट थे उसमें से एक व्यक्ति जो जिसको फांसी की सजा सुनाई जाती है और उसके पिता समाजवादी पार्टी के एक ऑफिस बियरर हैं, और इतना सब कुछ होने के बावजूद भी मैं तो बड़ा हैरान हूं किस तरह की स्ट्रैटेजी ये लोग फॉलो कर रहे हैं। स्पेशली जो अखिलेश जी के आसपास लोग हैं कि अभी तक उन्होंने खुले तौर पर ये कंडेम नहीं किया है कि जो व्यक्ति मान लीजिए ऑफिस बियरर है उसको तुरंत पार्टी से बाहर करना,
देखिए, जब किसी पर कोई एलिगेशन लगता है तब जो है वो एक अलग विषय है कि नहीं, इसमें तो मतलब बड़ी पूरी हास्यास्पद है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन में कल जाके चर्चा में हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जुड़े हुए थे, तो उन्होंने कहा भी था देश के जनता है, जनता को कैसे नकार देगा। वो आतंकवादियों को भी वो देश की जनता कह रहे थे। बहरहाल वो बड़ा हास्यास्पद उस वो वक्त था, थोड़ा सा अपनी बातों में वापस जरूर गए थे। और कुछ ऐसा ही हो रहा है समाजवादी पार्टी के साथ, लेकिन फिर भी क्योंकि जनता जनार्दन है, जनता किस मूड से उतरती है और किसको अपना सिरमौर मानती समझती है, ये हम 10 मार्च को तय करेंगे। लेकिन इतना जरूर है कि जो भी परिस्थिति आज बनी है, जो आंकड़े आज आए हैं, जो परसेंटेज आज आया है, वो आने वाले बाकी के चरणों के लिए एक ट्रेंड जरूर सेट करेगा। तो एक तरफ उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण की 59 सीटों पर मतदान अब संपन्न हो चुका है, वहीं पंजाब में पूरी 117 विधानसभा सीटों पर भी मतदान संपन्न हुआ है। सीधे गुरमीत जी के पास जाते हुए, गुरमीत जी, पंजाब की जब हम बात करते हैं तो पंजाब में इस बार बहुत सारे ऐसे एंगल्स हैं जिन्होंने नए तरह से एंट्री की, और खास तौर से तो हम देख रहे हैं 5-5 गठबंधन इस बार पंजाब के चुनावी मैदान में हमने देखे हैं। दम किसमें नजर आया, मुद्दे कौन से रहे? अगर अभी जो शाम के 5 बजे तक के आंकड़े आए हैं, 51% के लगभग वोटिंग संपन्न हुई है, अभी 6 बज चुके हैं और ये परसेंट बढ़ेगा। आज का जो परिस्थिति है वो किस दिशा में जाती हुई नजर आ रही है? हवा का रुख किस दिशा में सर? देखिए, पहली बात तो जैसे आपने कहा कि पंजाब में जो पहले चुनाव था वो अकाली दल भाजपा गठबंधन और कांग्रेस के बीच होता रहा। एक बार कांग्रेस, एक बार अकाली भाजपा, एक बार कांग्रेस, एक बार अकाली भाजपा, यही सिलसिला चलता रहा 92 के पास। लेकिन इस बार मुकाबला बहुकोणीय था, क्योंकि जैसे आपने खुद ही कहा कि गठबंधन टूटा, एक नया गठबंधन बना, भारतीय जनता पार्टी ने नए साथी ढूंढे, अकाली दल ने नए साथी ढूंढे, और आम आदमी पार्टी पिछले चुनाव से ही यहाँ पर जोर लगा रही थी, कांग्रेस और अकाली दल, जिसने बसपा के साथ किया। लेकिन जहां तक आज का दिन है, आज का दिन मैं हमेशा ही कहता हूँ वोटर्स का दिन है, तो जो वोट परसेंटेज है वो मैं आपको बताऊं, जो अगर हम पिछले 3 विधानसभा चुनाव देखें तो तीनों में ही 75 से ऊपर रहा, 78 भी रहा, 77 भी रहा और लगभग 75 भी रहा। और अभी जैसे आपने खुद ही कहा कि आखिरी घंटे में कितनी वोटिंग होती है, पहली बात तो यही कि अगर बहुकोणीय मुकाबला था तो सभी लोगों ने ज्यादा जोर लगाया तो मोबिलाइजेशन और ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन ऐसा लगता है कि जो पिछला पोलिंग परसेंटेज था उसको पार अभी फिलहाल करता नहीं दिख रहा। वैसे मैंने जैसे बताया कि कई बार कंपाइल होने में टाइम लगता है और फाइनल आंकड़े जो होते हैं वो अगले दिन भी बदलते हैं और बढ़ते ही हैं आमतौर पे, क्योंकि कंजर्वेटिव फिगर ही दिया जाता है हमेशा। कभी ऐसा नहीं होता कि जितना बताया फाइनल फिगर उससे कम। तो मैं तो पहले तो यही आशा रखता हूँ कि पंजाब का मतदाता इस बार भी कम से कम 70 से ऊपर तो जाए, और होना तो ये चाहिए था कि और अधिक प्रतिशत हो, क्योंकि मतदान का प्रतिशत पिछली बार भी 77 था, और जैसे मैंने कहा लगातार 3 इलेक्शन, जैसे हम बोलते हैं 75% जो होता है, एक तरह से डिस्टिंक्शन होती है, उससे ऊपर इलेक्शन में मतदान रहता था। इस बार जो है, जो आंकड़े हैं उनको देखकर अभी ये नहीं कहा जा सकता कि वो उसको क्रॉस करेगा या नहीं करेगा। जहां तक जोर की बात है, देखिए, क्योंकि बहुकोणीय मुकाबला है, अकाली दल ने बसपा के साथ गठबंधन किया है, कांग्रेस में अपनी समस्याएं बहुत रही हैं। हालांकि चेहरों के आसपास जो आप कह रही हैं मुद्दों की बात, इस बार तो चुनाव चेहरों के आसपास ही लड़ा गया। अरविंद केजरीवाल ने हालांकि भगवंत मान का नाम अनाउंस कर दिया, लेकिन केंद्र में कहीं ना कहीं वे बने रहे, उनका चेहरा बना रहा। और चन्नी को कांग्रेस ने अनाउंस कर दिया। सुखबीर बादल को लेकर कोई डिस्प्यूट था नहीं, क्योंकि बादल साहब की उम्र बहुत है, हालांकि वो चुनाव लड़ रहे हैं, सबसे उम्र दराज उम्मीदवार वही हैं। कैप्टन साहब भी खुद चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी एक बहुत बड़े प्लेयर हैं। तो कई एंगल इस चुनाव में रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने, अगर आप कहें तो दोआबा क्षेत्र, खासतौर पर जालंधर और लुधियाना में जोर काफी लगाया। जो ब्यास का डेरा है उसके जो प्रमुख हैं वो भी प्रधानमंत्री से मिले। तो इस तरह से बहुत सारे फैक्टर्स रहे हैं जिनका खुलासा तो 10 मार्च को होगा। लेकिन ये जरूर है कि मतदाता के सामने हर पार्टी ने, हर गठबंधन ने एक पंजाब में बदलाव की बात की, और कि पंजाब में बदलाव की राजनीति होनी चाहिए। अगर वो बदलाव की राजनीति से उनका आशय क्या था, ये जनता ने तय करना है कि उसको किसका जो मॉडल है, क्या गुरमीत जी, क्या इस बार आपने बिल्कुल ठीक कहा कि बदलाव की बात हो रही है और किसका मॉडल जनता पसंद करने वाली है, ये तो 10 मार्च को, ये अभी फिलहाल ईवीएम में कैद हो चुका है, नतीजा 10 मार्च को आएगा। लेकिन क्या आप मानते हैं कि इस बार, जैसे आपने खुद ही कहा, कई फेसेस थे और ये जितने भी फेसेस थे ये सब नॉन फेसेस थे, तो क्या जनता के मन में किसी तरीके का कोई कंफ्यूजन, फेस वैल्यू बहुत ज्यादा होती है? उत्तर प्रदेश में जैसे मैं कह रही थी ना कि पार्टी से नाराजगी हो सकती है, लेकिन जहां योगी आदित्यनाथ का चेहरा
जाता था वहां सीधे सीधे बम्पर तरीके से योगी आदित्यनाथ की तरफ लोग चले जाते थे, तो पार्टी को एक एज मिलता है। क्या यही हालात पंजाब में भी नजर आए आपको? देखिए, योगी आदित्यनाथ जैसे चेहरे की बात यहाँ करना इसलिए मुश्किल है क्योंकि अभी सुखबीर बादल मान लीजिए चेहरा थे, वे पहले मुख्यमंत्री रहे हैं, लेकिन वे पहले कभी मुख्यमंत्री नहीं रहे। इसी तरह से भगवंत मान पहले कभी सरकार में, राज्य सरकार में नहीं रहे, सांसद रहे हैं। और चन्नी साहब जो हैं वो 2-3 महीना उनको लास्ट में जो है चांस मिला नाइट वॉचमैन, तो उनका जो कद है उससे तुलना हमें करनी, क्योंकि योगी जी तो लगातार 5 साल मुख्यमंत्री रहे, उससे पहले अखिलेश यादव भी लगातार मुख्यमंत्री रहे। उस तरह से इस बार मैंने बताया कि जो लोग पंजाब में बहुत लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे, यानी कि प्रकाश सिंह बादल और कैप्टन अमरिंदर सिंह, वो दोनों चुनाव मैदान में हैं, लेकिन वो उस तरह से मुख्यमंत्री पद के दावेदार के तौर पर मैदान में नहीं, तो नए चेहरे हैं कंपैरेटिवली। तो शायद आप इस बात को समझ पाएंगे कि उनका उस तरह से तुलना शायद ठीक नहीं होगी। और दूसरा, जो जनता है, हर पार्टी में इतने विवाद हुए, एक दूसरे पे इतने व्यक्तिगत आरोप भी लगे, भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे, जैसे कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री हैं वो खुद उनके भांजे जो है पकड़े गए, यानी ये बातें भी जनता के दिमाग में जरूर रही, जो आरोप लगते रहे। बिल्कुल क्लीन चिट फेस चाहिए था, क्लीन फेस चाहिए था, और इसीलिए पंजाब इस बार काफी रोचक रहा है, पंजाब का ये चुनाव। रजत, मैं आपके पास आ रही हूँ। पंजाब जैसी जब हम रणनीति की बात करते हैं और जब हम उत्तर प्रदेश पर आते हैं, उत्तर प्रदेश में जातीय समीकरण को बहुत ज्यादा तरजीह दी जाती है। हमने जब उम्मीदवारों का चयन हो रहा था तब भी हमने देखा कि पार्टियां जो है इस बात को ध्यान में रख रही हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, आज जब हम सतीश महाना जी, क्योंकि चुनावी मैदान में हैं, उद्योग मंत्री भी हैं, हम ये देखते हैं कि वो जिस जाति से आते हैं उस जाति के वोटर्स बहुत कम हैं, फिर भी लगातार उनको जीत मिलती है। क्या उत्तर प्रदेश की जनता इस बार जाति की जो जंजीर है उसे तोड़कर आगे निकल चुकी है? देखिए लावनी, उत्तर प्रदेश में जातीय आधार पर वोटिंग होना ये एक ऐसी परंपरा है जो दशकों से उत्तर प्रदेश में चली आ रही है। ये कुछ बिरले ही लोग हैं जो इस तरीके की चीजें कर पा रहे हैं। अब स्मृति ईरानी अगर अमेठी से जाकर जीत जाती हैं तो ये अप्रत्याशित होता है। इसी तरीके से लाल कृष्ण आडवाणी गांधीनगर से जाके जीत जाते थे तो अप्रत्याशित होता। सुरेश खन्ना शाहजहांपुर से जीत जाते हैं जहां पर उनकी कास्ट का 5000 वोट भी नहीं है और उनकी जीत का मार्जिन 29,000 वोट होता है। सतीश महाना कानपुर से जीत जाते हैं। लेकिन ये चेहरे ऐसे हैं जिनको आप फिंगर टिप पर गिन सकते हैं और इसके बाद इनका आकलन कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में आपने जिस तरीके से देखा होगा, जब टिकटों का बंटवारा हो रहा था तब किस जातीय आधार पर एक जातीय गुणा गणित बैठाकर ही लोगों को टिकट दिया जा रहा था और उसी के आधार पर भारतीय जनता पार्टी ने पहले, दूसरे, तीसरे सभी पार्टियों ने लगभग उसी के आधार पर अपनी सीटों का बंटवारा किया, क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण है और उसके बिना आप चुनाव उत्तर प्रदेश में नहीं जीत सकते। और ये स्थिति सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं है, नॉर्थ इंडिया के अधिकतर राज्यों में इस तरीके की परिस्थितियां बनती हैं। लेकिन इस बार लास्ट कमेंट शालीन दुबे जी आपके साथ। लेकिन इस बार देखिए, दो चीजें हैं, मैं बार बार कह रही हूँ, आप लोगों ने भी, आप जितने लोग जुड़े हैं, आप लोगों ने बार बार कहा कि उत्तर प्रदेश में विकास को तरजीह दी गई। एक तरफ समाजवादी पार्टी थी जिनके पास 2 हथियार थे, बेरोजगारी और महंगाई, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी जिनके पास 2 हथियार थे, लाभार्थी योजना और कानून व्यवस्था। यही दो जो कहना चाहिए जोड़ियां हैं मुद्दों की, वो इस बार चुनावी मैदान में सबसे बड़ा हथियार सामने नजर आई। तो ऐसे में क्या जिस जातीय समीकरण की बात रजत कर रहे हैं, वो जाति समीकरण कहीं ज्यादा पीछे छूट जाते हैं इन दो जोड़ी मुद्दों के सामने? शैलेंद्र जी, देखिए ऐसा है लावनी जी, अब जैसे जैसे युवा मतदाता बढ़ा है जी, तो उसमें उसकी जो सजगता है वो काफी बढ़ गई है। और सपा ने चूंकि इन चीजों पर क्यों ज्यादा जो बात नहीं की कि तुलनात्मक 2017 के बेरोजगारी दर काफी जो है कम हुई है। 2017 में बेरोजगारी दर काफी ज्यादा थी, महंगाई भी इनफैक्ट जो है उस रीजन के तुलना में कम हुई है। तो कहीं ना कहीं आंकड़े तो भाजपा के पक्ष में थे, इस वजह से तो पक्ष में आंकड़े थे, लेकिन पक्ष में वोटर्स कितने गिरे ये महत्वपूर्ण होगा। समय की कुछ सीमाएं हैं। थैंक यू सो मच आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इतना जरूर है कि आज तीसरा चरण उत्तर प्रदेश में खत्म हुआ, एक चरण में पंजाब का चुनाव खत्म हो चुका है। अब सत्ता की चाबी सौंप दी गई है, जनता ने सौंप दिया, बस ताला खुलने की देरी है। 10 मार्च को ताला खुलेगा तो पता चलेगा कि कुर्सी तक कौन पहुंचा है। लेकिन इतना जरूर है कि उत्तर प्रदेश आने वाले चरण, इस तीसरे चरण के बाद और ज्यादा महत्वपूर्ण हो रहे हैं। बहुत दिलचस्प नजारा होगा, बने रहिएगा हमारे साथ। हमारा ऑनलाइन सर्वे भी जारी है। सत्ता के महासंग्राम में अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।